देश में क्यों फैला ब्लैक फंगस? क्या ऑक्सीजन सिलेंडर से फैली बीमारी? क्या औद्योगिक सिलेंडर से बढ़ा खतरा? देश में म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के 9000 से भी ज्यादा मरीज हैं। ये गिनती हर दिन बढ़ती जा रही है। कोई कहता है स्टेरॉइड की वजह से हुआ, कोई कहता है गंदगी की वजह से हुआ, तो कोई डायबिटीज को वजह बता रहा है। और कई डॉक्टर्स ये भी मानते हैं कि इसकी एक वजह हो सकती है वो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सिलेंडर जो कोरोना से बचाव में इस्तेमाल हुए। सच क्या है, ये पता लगाने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया की टीम दिल्ली के जाने माने सर गंगाराम अस्पताल पहुंची और बात की वहां के ENT डिपार्टमेंट के मुखिया डॉक्टर अजय स्वरूप से। तो मेडिकल राय जानना चाह रहा हूँ, मुझे ये बताइए कि क्या ये जो सिलेंडर्स इस वक्त इतना शॉर्टेज हुआ था और फिर इंडस्ट्रियल सिलेंडर्स यूज हुआ ऑक्सीजन के लिए, कुड दे बी अ रीजन फॉर ब्लैक फंगस? क्या वजह बने हैं ब्लैक फंगस की? डेफिनेटली देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, बिकॉज यू सी आपको ये समझना चाहिए दैट ये जो सिलेंडर हैं इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, दे आर नॉट फॉर मेडिकल पर्पजेज। दैट मीन्स कि उनकी स्टोरेज, उनकी क्लेनलीनेस, उनकी जो उन पे नोजल है, उन पे जो पाइप्स हैं, उनको कोई स्टेरलाइज करने का तो कोई सोचेगा ही नहीं। जब इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन उसमें ट्रांसपोर्ट होनी है तो इन सब चीज़ों का तो वहाँ कोई कनेक्शन ही नहीं है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू मेडिकल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एज सच में कोई खराबी नहीं है, लेकिन जिस सिलेंडर में जो किसी गोदाउन में पड़ा हुआ है उसको आपने जल्दी से उठा के लाए हैं क्योंकि एक इमरजेंसी हो गई है, तो उसमें आपने ऑक्सीजन भर ली, उसमें रफ्ट लगी हुई है, उसमें फंगस लगी हुई है, अगर कहीं खुले में वो स्टोर्ड था, उसकी जो ट्यूबिंग है वो प्रॉपरली क्लीन नहीं है, तो जो ऑक्सीजन उसके थ्रू जाएगी दैट विल बी कंटामिनेटेड। डॉक्टर अजय स्वरूप ने इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सिलेंडर से संक्रमण फैलने की पूरी संभावना जताई, लेकिन फिर भी हम सेकेंड ओपिनियन यानी दूसरी राय के लिए दिल्ली के BLK अस्पताल पहुंचे और मुलाकात की डॉक्टर संदीप नैयर से। वो सिलेंडर पेशेंट्स के लिए नहीं होता है, वो सिलेंडर तो काम आते हैं फॉर यूज मैन्युफैक्चरिंग के लिए कि हमको ऑक्सीजन चाहिए, काम करने के लिए चाहिए। अब वो जल्दबाजी में जहां से मिला हर किसी ने इंतजाम करने की कोशिश की और इतना टाइम भी नहीं लगा, किसी ने देखा भी नहीं कि इसको साफ करना है जिसमें से वो ऑक्सीजन आता है। खासकर आप देखेंगे अगर ऑक्सीजन सिलेंडर में से जब ऑक्सीजन आ रहा होता है तो वो एक वाटर के थ्रू आता है काफ़ी जगह से और वो बुलबुले उठते हैं जिसमें से अगर वो पानी साफ नहीं होगा तो डेफिनेटली इन्फेक्शन आने का चांस होगा, क्योंकि कोई भी जो चाहे वो वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है, पानी मिल जाए, हवा मिल जाए और थोड़ा सा उसको मिल जाए सामान तो वो तो ग्रो करना शुरू कर देगा। तो वो एक थ्योरी है कि वो भी हो सकता है कि इनके अंदर से भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ गए हों। दिल्ली के 2 बड़े डॉक्टर्स ने हमें जो बताया उसके बाद मेडिकल और इंडस्ट्रियल सिलेंडर के फर्क को समझना जरूरी हो गया। इसलिए न्यूज़ 18 इंडिया की टीम दिल्ली में सिलेंडर के एक बड़े प्लांट में पहुंची। ये कंपनी हर तरह के गैस सिलेंडर बनाती है, मेडिकल और इंडस्ट्रियल दोनों सप्लाई करती है। कोरोना के खिलाफ हमारी इस जंग में जो सबसे मजबूत हथियार हमारे पास है वो है ऑक्सीजन, और ये चारों तरफ जो आप देख रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं। लेकिन अब कुछ डॉक्टर्स ये मानते हैं कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं वो एक बहुत बड़ी मुसीबत की वजह बन चुके हैं। जो कोरोना के बाद दूसरा सबसे बड़ा खतरा हमारे सामने है वो है ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकरमाइकोसिस। और डॉक्टर्स का कहना है कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सिलेंडर्स की वजह से ये बीमारी बहुत तेजी से फैली। अब इस दावे में कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई, आइए समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर्स मानते हैं कि फर्क ऑक्सीजन का नहीं है, फर्क है इस सिलेंडर का जिसमें ऑक्सीजन भरी जाती है। और इसी फर्क को समझने के लिए हमने इस प्लांट के मालिक से बातचीत की। सुधीर गुप्ता हमारे साथ हैं, ये ओनर हैं विनायक गैस के। सर मुझको सबसे पहले ये बताइए कि सिलेंडर्स की अगर बात हो तो मेडिकल सिलेंडर और इंडस्ट्रियल सिलेंडर
इन दोनों को किस तरह से विजुअली मतलब देखकर फर्क समझ में आएगा? इसका सबसे मेन फर्क तो ये होता है, मेडिकल ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है उसका ऊपर से नेक रिंग वाइट होता है अच्छा, और नीचे का हिस्सा ब्लैक होता है। ठीक है। और मतलब ये जो है नेक रिंग जो है, ये जो मतलब ऊपर का हिस्सा है, जो नेक है, हाँ, ये व्हाइट कलर का होता है, ये व्हाइट कलर की है और बाकी black। पूरी बॉडी जो है वो ब्लैक कलर की मेडिकल है। ऑक्सीजन के लिए मेडिकल ऑक्सीजन के लिए व्हाइट नेक और पूरी बॉडी ब्लैक। और जो इंडस्ट्रियल वो कम्प्लीटली ब्लैक होता है, ऊपर से नीचे तक पूरा ब्लैक सिलेंडर होता है। अच्छा, मतलब ये जो सिलेंडर है जिसमें नेक व्हाइट नहीं है, ये पूरा का पूरा ब्लैक है, तो ये जो है इंडस्ट्रियल गैस, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के लिए हाँ जी। भरे ही ऑक्सीजन ही जाता है, हाँ या कोई जी। और भी गैस भर दी जाती है? जैसे नहीं, वो अलग नाइट्रोजन हर एक का अलग कोडिंग होती है, जो भी गैस होती है उसकी हर एक की अलग कलर कोडिंग होती है। अच्छा, जैसे नाइट्रोजन के लिए क्या? नाइट्रोजन में ऊपर से ब्लैक होता है, नीचे ग्रे कलर होता है। अच्छा, ऊपर ब्लैक नीचे ग्रे। हाँ, और नाइट्रस ऑक्साइड होता है कम्प्लीटली ग्रे कलर, ब्लू कलर होता है उसके अंदर, पूरा का पूरा कंप्लीट ब्लू कलर होता है। अच्छा, म्यूकोरमाइकोसिस की बात हो रही है, ब्लैक फंगस की बात हो रही है, जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में केसेस आ रहे हैं, क्या चांस है कि क्योंकि ये तो सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं थे, मेडिकल सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं थे, ये इंडस्ट्रियल सिलेंडर्स इस्तेमाल हुए, क्या चांस है कि इसकी वजह से थोड़ा बहुत फंगस ये फैला हो? डॉक्टर की टर्म्स है, वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, पर हमारे हिसाब से इंडस्ट्रियल अगर ऑक्सीजन का भी सिलेंडर है तो भी इसमें चांसेस कम है कि होने के। लेकिन मुझको ये बताइए कि अगर ये अनसुपरवाइज पड़ा हुआ है, इसके अंदर प्रेशर नहीं था, वेयर हाउस में कहीं पड़ा हुआ था, किसी इंडस्ट्री में, किसी फैक्ट्री में पड़ा हुआ था, तब कितना चांस है कि इसके अंदर कोई कंटामिनेशन जा सकता है, फंगस, मोल्ड, कोई भी ऐसी चीज, डर्ट? तो इसलिए नहीं जा सकता, ऑक्सीजन आके वो हट ही जाएगा, जब ऑक्सीजन इसमें भर गई तो। मतलब डॉक्टर्स की अलग राय है और गैस प्लांट चलाने वालों की अलग। हालांकि डॉक्टर्स की आशंका से इनकार वो भी नहीं करते। तो चलिए इस मेडिकल और इंडस्ट्रियल सिलेंडर के फर्क और उसके खतरे की आशंका को एक बार फिर से समझते हैं। मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर में सफेद और काले रंग की कोडिंग होती है, जबकि इंडस्ट्रियल सिलेंडर काले रंग का होता है। मेडिकल सिलेंडर में गैस की शुद्धता की जांच होती है, इंडस्ट्रियल सिलेंडर में जांच जरूरी नहीं है। मेडिकल सिलेंडर में आमतौर पर साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, जबकि इंडस्ट्रियल सिलेंडर में कीटाणु होने, जंग लगने, पहले से फंगस मौजूद होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। मेडिकल सिलेंडर में इस्तेमाल होने वाला पानी साफ होना चाहिए। इंडस्ट्रियल सिलेंडर में पानी के गंदे होने की संभावना ज्यादा होती है। हालांकि ये भी सिर्फ जानकारों की एक थ्योरी है। ये शर्तिया तौर पर कहना कि ब्लैक फंगस फैलने की सबसे बड़ी वजह इंडस्ट्रियल सिलेंडर ही है, फिलहाल जल्दबाजी होगी। लेकिन डॉक्टर्स की आशंका है, इसलिए सावधान रहने में कोई बुराई नहीं। आ गया चक्रवाती तूफान यास। ओडिशा के धामरा में तट से टकराया यास। पश्चिम बंगाल ओडिशा में सबसे ज्यादा असर। जिंदगी बचाने के लिए दमदार बंदोबस्त। गरजते बादल, तेज हवाएं और धुआंधार बारिश के बीच तेज रफ्तार से चक्रवाती तूफान यास ओडिशा के भद्रक जिले में धामरा तट से टकराया। इस दौरान भद्रक के तटीय इलाकों में तेज रफ्तार से ऐसी हवाएं चली कि रास्ते में जो कुछ आया उसे उड़ा ले गई। हम अभी उड़ीसा के भद्रक जिला पे धामरा बीच पर है, जहाँ पे यस लैंडफॉल हो सकता है। पहले थोड़ा तफसील आपको दिखाएंगे। भयंकर होता जा रहा है यस तूफान, और वही चित्र बयान कर रहा है कि चक्रवात की कारनामा कितना तेज है। हवा की रुख बढ़ रखता है और दूसरी तरफ भारी बारिश भी हो रही है और पेड़ उखड़ गई है। सड़क पर खड़े होकर लाइव करना मुश्किल भी हो गई है। लैंडफॉल करके उस वक्त हवा का स्पीड 140 लेकर 160 तक रहेगा और कुछ जगह में ज्वार भी आ सकता है। ये तस्वीर आपको दिखाएंगे जो लैंडफॉल करेगा। जो तस्वीर है उड़ीसा का भद्रक जिला में धामरा ब्रिज के पास, जहाँ पे तूफान यस
लैंडफॉल कर सकता है। ये तस्वीर ही बयान कर सकता है कि लैंडफॉल कितना भयंकर हो सकता है। उधर पश्चिम बंगाल में भी तूफान ने दस्तक दी तो रिहायशी इलाकों में पानी तेज रफ्तार से भरने लगा। पश्चिम बंगाल में समंदर में उठती बेकाबू लहरें चक्रवाती तूफान यास के गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की गवाही दे रही थी। सुबह के वक्त तटीय इलाकों से टकराने से पहले ही इसका असर तेज हो चुका था। ओडिशा के भद्रक जिले के धामरा में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई तो पश्चिम बंगाल में समंदर में 5 से 6 फीट ऊंची लहरें उठने लगी। तूफान का आगाज ही इतना भयंकर था कि दीघा में 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली, जिसका असर ये हुआ कि समंदर का पानी तटीय इलाकों में बसे गांव में तेजी से घुसने लगा। यास के विनाश की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। यहाँ पर देखिए समुद्र जो उफान पर है, समुद्र का पानी अंदर जो रिहायशी इलाका है वहाँ पर घुसने लगा है। साथ ही यहाँ पर पानी के जो ये बड़े बड़े बोल्डर्स हैं ये भी अंदर आने लगे हैं और जो तटीय इलाके हैं, हालांकि जो गांव है उनको खाली करा लिया गया है, लेकिन इसके बाद भी खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान का सबसे ज्यादा असर पश्चिम बंगाल और ओडिशा में दिख रहा है, जिसकी वजह से दोनों राज्यों को रेड अलर्ट पर रखा गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नाबन्ना में बनाए गए मॉनिटरिंग सेंटर में मौजूद रहीं और हालात पर करीब से नजर बनाए रखी। 4 तस्वीरें ये समझने के लिए काफी हैं कि बारिश का कहर किस कदर यास के असर वाले इलाकों पर दिखा। ओडिशा के भुवनेश्वर, भद्रक और बालासोर में तेज बारिश हुई तो वहीं केंद्रापड़ा में बारिश के बीच लोगों को बचाने की मुहिम जारी रही। यास के ओडिशा में एंट्री के साथ ही इसका असर बंगाल से लेकर झारखंड तक होने का अनुमान लगाया गया था, जिसमें ओडिशा और पश्चिम बंगाल के अलावा झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी और तमिलनाडु शामिल हैं। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर और 24 परगना में यास के तबाही मचाने की आशंका पहले ही जता दी थी। मछुआरों को पहले ही समंदर से दूर कर दिया गया, जबकि 11.5 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। उधर जिंदगी बचाने की तैयारी भी पुख्ता कर ली गई, जिसके लिए ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तूफान से निपटने के लिए सेना के 1700 जवानों को तैनात किया गया। पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की 45 टीमें लगाई गई हैं। ओडिशा में एनडीआरएफ की 52 टीमें काम कर रही हैं और ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स की 60 टीमें मुस्तैद हैं। यही नहीं, दमकल की 206 टीमें भी मोर्चा संभाले हुए हैं। तो वहीं तूफान के असर से गिरे पेड़ों को रास्तों से हटाने के लिए वन विभाग की 86 टीमों को लगाया गया है। यही नहीं, उधर यास के खतरे से निपटने के लिए आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में नौसेना भी तैयार है। आईएनएस चिल्का को इस काम में लगाया गया है, जो तूफान पर करीब से निगरानी कर रही है। राहत और बचाव के लिए इसमें जरूरी सामान और किचन भी पहले ही तैयार कर लिया गया, जिससे हजारों लोगों की मदद की जा सके। यास के खतरे को देखते हुए दोनों राज्यों की सरकारें भी अलर्ट मोड पर है, जिसके लिए एहतियाती कदम उठाए गए हैं। कोलकाता एयरपोर्ट को आज सुबह 8:30 बजे से 12 घंटों के लिए बंद कर दिया गया, जबकि 13 जगहों पर फेरी सेवाएं बंद कर दी गई। यही नहीं, रेलवे भी यास को देखते हुए अलर्ट हो गया और दावा किया गया कि 24 मई से 29 मई तक लंबी दूरी की 38 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। कुछ दिनों पहले आए टाउटे तूफान की तरह यास तूफान का असर भी 30 मई तक रहने की आशंका जताई गई है, जिसका असर बिहार और छत्तीसगढ़ में भी दिखाई देगा। अनुमान के मुताबिक 27 तारीख की सुबह तक तूफान झारखंड पहुंच जाएगा, जिससे वहां भारी बारिश हो सकती है और हवाओं की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। जिस वक्त तूफान झारखंड पहुंचेगा, उसी वक्त बिहार में भी इसका असर दिखने लगेगा। बिहार के भी कई जिलों में 27 मई को भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई गई है। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. समंदर में जिंदगी की लाइव जंग, पोर्ट में समाता समुद्र, 5 मिनट का दहला देने वाला संघर्ष। मुंबई में टाउटे तूफान की वजह से समुद्र में डूबती टग बोट का यह वीडियो दिल दहला देने वाला है। आंखों के सामने उफान मारती समुद्री लहरें और उस पर कागज की तरह डूब रही बोट। यह वीडियो मुंबई के सूरज चौहान का बताया जा रहा है। उसके परिवार का दावा है कि 17 मई का ये वीडियो सूरज ने अपने दोस्तों को भेजा था, तब जब वो मुंबई के तट से दूर तूफानी लहरों से हर पल लड़ रहा था, यानी जब वो समुद्र की शक्ल में मौत से लड़ रहा था। ये सूरज चौहान और उसके साथ टग बोट में सवार लोगों का आखिरी वीडियो बताया जा रहा है। न्यूज 18 को समुद्र में डूबती टग बोट के 3 वीडियो मिले हैं। अंदर चल और नहीं। टाउटे तूफान की वजह से डूब रही टग बोट का एक एक मंजर रोंगटे खड़े कर देने वाला है। न्यूज 18 को मिले 3 वीडियो में पहला वीडियो तब का है जब समुद्री तूफान में फंसी बोट लहरों के सामने बेबस नजर आ रही थी। समुद्र का पानी मौत बनकर बोट को डुबाने के लिए लगातार प्रहार कर रहा था। बोट में सवार लोग एक तरफ मौत से लड़ रहे थे, दूसरी तरफ लहरों से टकरा रही बोट के एक किनारे खड़े होकर वीडियो बना रहे थे। सत्रह मई को मुंबई के पास टाउटे तूफान की वजह से कई मीटर ऊंची लहरों के सामने बोट में सवार लोग मदद की आस में बेचैन हो रहे थे, लेकिन एक ही झटके में समुद्री लहरों ने बोट को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि बोट में तेजी से पानी भरने लगा। तूफानी लहरों के थपेड़ों से बोट लगातार जर्जर हो रही थी। उसमें हर तरफ से पानी भरने लगा। बोट के किनारों का काफी हिस्सा लहरों की टक्कर से टूट गया। टाउटे तूफान ने अरब सागर में जो तबाही मचाई, उसका सबसे घातक ट्रेलर इस डूबती टग बोट में नजर आया। समुद्र की तेज लहरों की टक्कर से जब बोट में पानी तेजी से भरने लगा तो उसमें सवार लोग पीछे हट गए, क्योंकि सामने की ओर से और वीडियो बना रहे लोगों के दाहिनी ओर से लहरें बोट में समाने लगी। अब तक बोट में सवार लोगों को यह एहसास हो चुका था कि उनकी जिंदगी अब समुद्र के हवाले होने वाली है, क्योंकि दूर दूर तक मदद की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। सिर्फ समुद्री तूफान और उसके बीच टग बोट में अटकी कई जिंदगी। बोट में इतना पानी भर गया कि वो टेढ़ी होने लगी। टग बोट में सवार सूरज और उसके साथियों की उम्मीदें उनकी बोट की तरह डूबने लगी, क्योंकि अब तक बोट में हर तरफ से समुद्र की लहरें समाने लगी थी। जिधर से तेज लहर आती वो कई लीटर पानी बोट में भर देती।
टूट चुकी बोट में अब पानी मौत बनकर सफर करने लगा। अब उसमें सवार लोगों को कोई आस नजर नहीं आ रही थी, लिहाजा एक शख्स कुछ पल के लिए बोट की बाहरी हालत देखने के लिए कुछ कदम आगे बढ़ा, लेकिन उसके बाकी साथियों ने उसे फौरन अंदर आने के लिए कहा। कुछ देर तक ये संघर्ष यूं ही चलता रहा, लेकिन उसके बाद ये वीडियो, ये बोट और उसमें सवार लोग एक खौफनाक कहानी बन गए। टग बोट में सवार सूरज चौहान के परिवार का कहना है कि उसके बेटे के शव की पहचान हो रही है, लेकिन परिवार का यह भी दावा है कि सूरज किसी और जहाज में सवार था, फिर वो टग बोट में कैसे पहुंच गया। वीडियो है, आपका बेटा उस टग बोट में काम करता था, उस बोट में कैसे पहुंचा, कुछ जानकारी मिली? कब का वीडियो है, किसने भेजा? वीडियो तो मतलब उसी दिन का है, लेकिन ये मुझे नहीं पता कि मेरा लड़का कब इस पे चला गया। आपका बेटा कहाँ था? मेरा बेटा मतलब ये एक टैंकर, मतलब तेल टैंकर, उसी में रहता था। टग बोट को लेकर दावा यह किया जा रहा है कि जिस जगह बार्ज P305 मुंबई से कुछ दूरी पर डूब रहा था, वहां से ये बोट काफी दूर थी, यानी इसमें सवार लोगों के पास बचने की उम्मीदें पहले से कम थी, क्योंकि बड़े जहाज के मुकाबले टग बोट लहरों से उतनी देर तक नहीं लड़ सकती। समुद्र की उफनती लहरों ने वारावर्दा नाम की टग बोट में सवार सभी लोगों को निगल लिया। न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव खबर। सुशील पहलवान का गैंगस्टर कनेक्शन। काला जठेड़ी के साथ वीडियो में सुशील। ओलंपियन का खूनी दंगल। वीडियो में नीली शर्ट पहने नजर आ रहा ये ओलंपियन सुशील पहलवान ही है, और ये उस वक्त का वीडियो है जब तक सुशील कुमार पर कत्ल का आरोप नहीं लगा था। लेकिन जब आप इस वीडियो की हकीकत जानेंगे तो यकीनन चौंक जाएंगे। दरअसल ये वीडियो 2019 का है, और ये वीडियो फरार गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी के भाई की शादी का है, जिसमें सुशील कुमार गैंगस्टर काला जठेड़ी के भाई की शादी में शामिल होने सोनीपत पहुंचा था। न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सुशील कुमार के गैंगस्टर काला जठेड़ी से पुराने संबंध रहे हैं, और उन दोनों के रिश्तों की तस्दीक इस वीडियो से भी होती है। इस वीडियो में काला जठेड़ी भी नजर आ रहा है, जो पुलिस की कस्टडी में जेल से इस शादी में शामिल होने पहुंचा था। इस वीडियो में शादी में शामिल कई लोग हथियारों के साथ नजर आ रहे हैं। कभी कुश्ती के रिंग में दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज पहलवानों को अपने दांव से चित करने वाले सुशील कुमार खुद एक खूनी दंगल की वजह से आज ऐसे मुकाम पर खड़े हैं कि उनके हाथ मायूसी और शर्मिंदगी के अलावा कुछ भी नहीं। कभी जो चेहरा अखबारों के फ्रंट पेज की सुर्खी बना करता था, आज वही शख्स दुनिया से खुद अपना चेहरा छिपाने के लिए मजबूर है। जिन हाथों ने 2012 ओलंपिक में भारत का झंडा उठाया था, आज उन हाथों में हथकड़ियां हैं। सुशील कुमार ने कुश्ती को अलविदा क्या कहा, उनके कदम जराइम की दुनिया की तरफ मुड़ते चले गए। 4 मई 2021 यानी वो तारीख जब एक वारदात ने सुशील कुमार के चेहरे पर पड़ा शराफत का नकाब उतार दिया, और उस रात का जो काला सच बाहर आया, उसे देख सुनकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल सुशील कुमार पर कुश्ती के एक जूनियर चैंपियन सागर के कत्ल का संगीन आरोप लगा था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सुशील कुमार मॉडल टाउन इलाके के अपने पत्नी के फ्लैट से सागर और उसके 2 साथियों को नीरज बवाना के गैंग के गुर्गों के साथ अगवा कर छत्रसाल स्टेडियम ले गए और वहां उनकी पिटाई की। इस मारपीट में सागर की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस को छत्रसाल स्टेडियम में हुई उस मारपीट की सीसीटीवी फुटेज मिल चुकी है और सीसीटीवी की एफएसएल की रिपोर्ट भी आ गई है, जिसके मुताबिक फुटेज में सुशील कुमार डंडा लेकर सागर और उसके साथियों को पीटते दिख रहे हैं।
इतना ही नहीं, क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक उसे सागर हत्याकांड में 8 अहम गवाह मिल चुके हैं। इसके अलावा सुशील ने क्राइम ब्रांच टीम को वो जगह भी बताई जहां उसने अपना मोबाइल फोन फेंका था। फिलहाल क्राइम ब्रांच की एक टीम सुशील कुमार का मोबाइल फोन ढूंढ रही है। क्राइम ब्रांच टीम का कहना है कि सुशील पहलवान खुद भी पूछताछ में सहयोग कर रहा है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस इस वारदात में शामिल सुशील के एक साथी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और 25-26 मई की दरमियानी रात को दिल्ली पुलिस ने सागर पहलवान हत्याकांड में शामिल 4 और आरोपियों को भी दिल्ली के कंझावला इलाके से गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये चारों आरोपी भूपेंद्र, मोहित, गुलाब और मंजीत गैंगस्टर काला के गुर्गे हैं। पकड़े गए आरोपियों के मुताबिक वो 4 मई की रात 12 बजे सुशील कुमार की होंडा कार के साथ एक स्कॉर्पियो और एक ब्रीजा में छत्रसाल स्टेडियम में घुसे थे। ये रोहिणी जिले के स्पेशल स्टाफ ने अभी 4 लोगों को कल रात को गिरफ्तार किया है। ये चारों लोगों के खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट इशूड थे सागर पहलवान मर्डर केस में, जिसमें मेन अक्यूज सुशील कुमार है। ये जो 4 लोग हैं इन सबके नाम भूपेंद्र एलियस भुट्टी, मोहित एलियस भोली, गुलाब और मंजीत हैं। इन सब की प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट्स है और ये काला सौदा गैंग से जुड़े हुए हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि पकड़े गए आरोपी सागर हत्याकांड की हर तफसील पुलिस के सामने उगल चुके हैं। दिल्ली पुलिस ने इन चारों आरोपियों के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट निकाले हुए थे। लिहाजा दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच सुशील पहलवान और उसके साथियों पर शिकंजा कसने और उसके खिलाफ फुल प्रूफ केस बनाने के लिए फॉरेंसिक एविडेंस इकट्ठा कर रही है। इस कड़ी में हर उस चीज की बारीकी से तलाशी और जांच की जा रही है जहां से पुलिस की क्राइम टीम को सुशील और उसके साथियों के खिलाफ सबूत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम इन गाड़ियों से फिंगरप्रिंट्स इकट्ठा कर रही है फॉरेंसिक एविडेंस के तौर पर, और बताया जा रहा है कि जो स्कॉर्पियो गाड़ी जो खड़ी है जहां से फिंगरप्रिंट्स क्राइम ब्रांच की टीम उठा रही है, उसमें सुशील के समर्थन में सुशील को एस्कॉर्ट कर रहे थे नीरज बवाना गैंग के लोग थे। उसमें बैठे हुए नीरज बवाना के गुर्गे थे जो सुशील के सपोर्ट में उसके पीछे पीछे चल रहे थे। तो कुल मिलाकर सुशील कुमार पर शिकंजा कसने के लिए फॉरेंसिक एविडेंस यहां पर इकट्ठा किया जा रहा है। अब से कुछ देर पहले क्राइम ब्रांच की टीम सागर राणा के घर पर भी गई थी जहां रेंट पर 4th फ्लोर में मॉडल टाउन में सागर राणा रहता था अपने दोस्त अजय के साथ। वहां से भी कुछ फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट किए गए हैं। उसके बाद फिर मॉडल टाउन थाने में जो 3 गाड़ियां हैं स्कॉर्पियो के अलावा उससे फिंगरप्रिंट्स उठाने की कोशिश में है दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम, ताकि फॉरेंसिक एविडेंसेस को कलेक्ट किया जा सके और सुशील के खिलाफ जो पुख्ता सबूत उसको इकट्ठा किया जा सके। 25 मई को क्राइम ब्रांच की टीम मॉडल टाउन इलाके के उस फ्लैट में भी गई थी जहां से सुशील पहलवान और उसके साथियों ने सागर को अगवा किया था। इसके अलावा वो इस केस की तफ्तीश के सिलसिले में छत्रसाल स्टेडियम भी गई थी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक छत्रसाल स्टेडियम में तफ्तीश के दौरान दिल्ली पुलिस ने 4 मई की रात की वारदात का रिक्रिएशन भी किया। इस दौरान उनके साथ एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट और एक फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट भी था। कत्ल का संगीन आरोप लगने के बाद भारतीय रेलवे ने सुशील कुमार को नौकरी से निलंबित कर दिया है। सागर पहलवान के परिजनों के मुताबिक अब सुशील कुमार से सारे मेडल और सम्मान भी वापस ले लिए जाने चाहिए, क्योंकि सुशील कुमार अब देश की शान नहीं बल्कि देश के लिए एक बदनुमा धब्बा बन चुके हैं। सागर के परिवार की मांग है कि सुशील कुमार को फांसी की सजा होनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि अदालत और सरकार मेरे बेटे को न्याय दिलाएगी और इसे फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं यही हाथ जोड़ के जनता से भी और मीडिया से भी कहती हूँ कि मेरा बेटा चला गया, कहीं और किसी भी माँ का बेटा ऐसे नहीं जाए। एक तो दिल्ली पुलिस को सुशील के खिलाफ पुख्ता सबूत मिलते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सागर की हत्या की वजह से गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी ने भी सुशील को धमकी दी है। गैंगस्टर काला जठेड़ी 2020 में हरियाणा पुलिस की कस्टडी से फरार हो चुका है, यानी सुशील की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। काम शुरू करना है और इसे